जिस तरीके की स्थिति देखिए 2013 में केदारनाथ में हुई थी। हाँ। कि झील फटी थी, उसके बाद पूरा का पूरा केदारनाथ और पूरा उत्तराखंड जो है वो बिल्कुल तहस नहस हो गया था। उसी तरीके की स्थिति जो है वो तिब्बत बॉर्डर पर हुई है। उसी तरीके की स्थिति जो बनी है वो नेपाल में बनी है कि एक ग्लेशियर फूटा है, एक झील सरोवर फूटा है, वो पानी जो है वो प्रेशर के साथ पानी आया और सारी की सारी चीजों को अपने साथ बहा ले गया है। तो हाल फिलहाल में क्या स्थिति बनी हुई है और तिब्बत, नेपाल, बिहार, इनके बीच में भी क्या कनेक्शन बना हुआ है? आप देख रहे होंगे जब तस्वीरें सामने आ रही है कि वहाँ की इतनी भयावह तस्वीरें हैं कि डेथ बॉडी आधी है। पानी का जिस तरह से फ्लो था, मकानें ढह रही थी, हाथियां बह के आ रही है, वो बहुत भयावह तस्वीर निकल के सामने आ रही है। देखिए कोसी नदी को लेकर तो हर बार ये कहा जाता है कि हर साल कोसी नदी में बाढ़ आती है। जलस्तर बढ़ने के कारण जो उसमें गाद और जो आपने बोला कि पत्थरें सब आ रही हैं, उसके वजह से वो डाइवर्ट हो जाती हैं। डाइवर्ट होने की वजह से क्या होता है कि वो सिर्फ वो क्षेत्र प्रभावित नहीं होते जो उस रास्ते से नदी के सर्किल में आते हैं। सर्किल में आते हैं। जब डाइवर्ट होते हैं, नदियाँ टूटती हैं, बांधे टूटते हैं, जब टूटते हैं, जमीनें टूटती हैं, तो वो क्या करते हैं, दूसरे क्षेत्र भी उस चक्कर में प्रभावित हो जाते हैं। साल 2008 में जो कुसा गांव था, कोसी के इतने भयावह हो चुकी थी कि 56 फाटक खोलने पड़े थे। इतने भयावह मतलब तरीके से आई थी बाढ़। सम्राट चौधरी है वो पूरे जो जहां पर बाढ़ संभावित क्षेत्र है वहां का दौरा करने लगे हैं। हो सकता है, संभावना है, क्योंकि पूरा का पूरा जो वाटर फ्लो है वो नेपाल से या तो बिहार आएगा या फिर उत्तर प्रदेश आएगा। तो यहाँ किस तरीके की अभी क्या माहौल बना हुआ है और किस तरीके से ये प्रभावित कर देता है? हाँ, ये पानी को रोकना, आप कितने भी बांध बना लीजिए, आप पूरे देश में देख रहे होंगे कि जिस तरह से हालात होते हैं जब बाढ़ आती है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। आप सोन नदी को देख लीजिए, गंगा नदी है, सासाराम, डेहरी, ऑनसोन, जो ये सब इलाके हैं, गया वाला जो इलाका है, वहाँ पे सोन नदी इतने उफान में है इस समय पे कि वो अपने जो डेहरी बैराज है वो अपने जलस्तर से ऊपर बढ़ा हुआ है। पुल से मात्र एक हाथ दूर नीचे होंगे। तो आप समझ सकते हो वो क्षेत्र, अभी कुछ दिनों पहले ही हम बता रहे कि ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बारिश हुई थी और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, रोड वगैरह में इतना ज़्यादा पानी हो गया था कि कंपनियाँ करनी पड़ी थी नॉर्मल डेज में। देखिए कहा जाए कि 3 नदी है, जल स्रोत की पर्याप्त व्यवस्था है, पानी की समस्या नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है, जैसे ही जुलाई का महीना शुरू होता है, वहां के लोगों की टेंशन बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है। अभी मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि एक रिपोर्ट आई है कि 1990 में हिमाचल के क्षेत्र में लगभग 107 ग्लेशियर थे, जो आज के समय में 2024 के रिपोर्ट में आई है कि वो बढ़ के 669 हो गए। लगभग 529% वो झीलें बढ़ गई हैं, जिसमें से 88 झीलें खतरनाक। नमस्कार। कल सुबह से ही आपकी सोशल मीडिया रील्स जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर न्यूज चैनल देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, तो बड़ी ही खौफनाक, खतरनाक तस्वीरें और वीडियोस सामने आ रहे हैं। ये वीडियोस हैं, ये तस्वीरें हैं नेपाल की, जहां पर इस समय नेपाल पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुका है। लगभग 2000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। लगभग 350 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 150 से ज्यादा भारतीय अभी भी नेपाल में फंसे हुए हैं। इस पूरे विषय पर क्या अपडेट है, कहां कहां कैसी स्थिति बनी हुई है, और बड़ी बात यह है कि नेपाल की बाढ़ के चलते भारत में भी बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमरिंद हमारे साथ हैं। अमरिंद, क्या स्थिति बनी हुई है अभी और क्या सरकार द्वारा एक्शन लिया जा रहा है? सबसे पहले तो नेपाल की बात करते हैं और भूटान की बात करते हैं, जहाँ पे बाढ़ से बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची। और आपने बताया कि लगभग 300 भारतीय और 500 से अधिक विदेशी जो दूसरे देश से लोग हैं वो फंसे हुए हैं, क्योंकि जो नेपाल जो क्षेत्र रहा है वो पर्यटक क्षेत्र रहा है, तो लोग घूमने जाते हैं, उस वजह से फंसे हुए हैं। और करीब 100 से ऊपर मौत की खबरें आ चुकी है। और आप देख रहे होंगे जब तस्वीरें सामने आ रही है कि वहाँ की इतनी भयावह तस्वीरें हैं कि डेथ बॉडी आधी है। मतलब पानी का आप सोच सकते हैं कि फ्लो कितना तेज होगा कि शरीर कट जा रहे हैं। मतलब कारण है कि देखिए, जो कोसी है और जो बारिश आते हैं ना, उसके साथ गाद आते हैं, उसके साथ कीचड़ आते हैं, तो और पत्थर, मलबा, कीचड़, सारी चीजें, सब चीजें आती है, जिस वजह से होता क्या है कि वो बहुत बचने के कम चांसेस रहते हैं। आपने वीडियोस भी देखे होंगे कि बहुत सारे जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे, कि पानी का जिस तरह से फ्लो था, मकानें ढह रही थी, हाथियां बह के आ रही है, तो वो बहुत भयावह तस्वीर निकल के सामने आ रही है।
हाँ, जब देखने में आ रहा है, जब ये जो नदी में से जब पानी बह रहा है तो पानी नजर ही नहीं आ रहा पानी है। नहीं। घर के छप्पर है, हाथी है, कुत्ते हैं, गाय है, उनके जानवर हैं, और लोगों की डेड बॉडी इस तरीके से बह के आ रही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान की डेड बॉडी है, पहचानना मुश्किल। पत्थर है, कीचड़ है। तो आपने कहा कोसी नदी, तो कोसी नदी का देखिए, कोसी नदी को लेकर तो हर बार ये कहा जाता है कि हर साल कोसी नदी में बाढ़ आती है, उसकी वजह से नेपाल और बिहार काफी प्रभावित हो जाता है। देखिए, इसके पीछे का कारण है ना कि जो कोसी नदी है वो हिमालय से नेपाल के रास्ते बिहार आती है, उत्तर बिहार की तरफ, जो ज्यादा प्रभावित करती है। और लगभग आपको बता देते हैं, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, ये सब जो इलाके हैं ना, कुछ एक 7-8 जिले हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। बिहार में कोसी को शोक कहा जाता है, जो हमेशा परेशान रहा है। बिहार अगर पीछे थोड़ा सा अगर देखा जाए तो बाढ़ की वजह से हमेशा बिहार थोड़ा पीछे देखा जाता है। कारण है कि वहाँ कोसी जब जब देखिए, ये कारण ये नहीं है कि वहाँ पे जलस्तर बढ़ना। देखिए, फाटक है, मतलब जलस्तर बढ़ता है। जलस्तर बढ़ने के कारण जो उसमें गाद और जो आपने बोला कि पत्थरें सब आ रही हैं, उसके वजह से वो डाइवर्ट हो जाती हैं। डाइवर्ट होने की वजह से क्या होता है कि वो सिर्फ वो क्षेत्र प्रभावित नहीं होते जो उस रास्ते से नदी के सर्किल में आते हैं। सर्किल में आते हैं। जब डाइवर्ट होते हैं, नदियां टूटती है, बांधे टूटते हैं, जब टूटते हैं, जमीनें टूटती है, तो वो क्या करते हैं, दूसरे क्षेत्र भी उस चक्कर में प्रभावित हो जाते हैं। हम आपको बता देते हैं कि साल 2008 में जो कुसा गांव था, साल 2008 में जो कुसा गांव था, वहां इतनी भयावह थी कि लगभग कोसी के इतने भयावह हो चुकी थी कि 56 फाटक खोलने पड़े थे। इतने भयावह तरीके से आई थी बाढ़। और उस तरह से देखा जाए तो 1998, 2005, 2007 हमेशा कोसी प्रभावित रहा है, मतलब बाढ़ हमेशा प्रभावित किया है। अभी हम पिछले साल की हम बात कर रहे हैं। आप लोग पूरे सोशल मीडिया पे जो एक्टिव होंगे वो देखते होंगे और जानते होंगे, जमीनिया गांव था एक, वो मतलब आरा साइड, वो गांव, जमीनिया गांव की चर्चा होती है। वहां जमीन कटाव, मतलब आप लगभग सोच सकते हैं 100 मीटर का जमीन कटाव एक बार में हो रहा है। जल प्रवाह इतना था कि, और कारण है कि देखिए, बिहार अभी विकासशील है, मतलब विकसित हो रहा है धीरे धीरे, और वहां तक तो जमीनिया गांव में मतलब वो पहुंच भी नहीं रही थी, वो संसाधन भी नहीं जा रहे थे। लोग जो आपसी लोग हैं जो मदद पहुंचा सकते थे पहुंचा सकते, तो इस कारण से बिहार में थोड़ा सा बाढ़ प्रभावित रहा। देखिए, सम्राट चौधरी है, वो पूरे जो जहां पर बाढ़ संभावित क्षेत्र है वहां का दौरा करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीधे तौर पर आदेश दिए हैं कि जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो सकता है, संभावना है, क्योंकि पूरा का पूरा जो वाटर फ्लो है वो नेपाल से या तो बिहार आएगा या फिर उत्तर प्रदेश आएगा। गोरखपुर देखा जाए, फिर यहाँ पर सीतापुर देखा जाए, ये पूरा का पूरा ये एरिया है। तो यहाँ किस तरीके की अभी क्या माहौल बना हुआ है और किस तरीके से ये प्रभावित कर देता है? हाँ, देखिए क्या है कि सरकार जो है, मतलब वो पहले से व्यवस्था करके रखती है, बांध बनाते हैं, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, उसका कुछ, लेकिन देखिए पानी को रोकना, आप कितने भी बांध बना लीजिए, आप पूरे देश में देख रहे होंगे कि जिस तरह से हालात होते हैं जब बाढ़ आती है, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। और सिर्फ देखिए, यहाँ पे एक सिर्फ कोसी नदी तो एक मतलब है जो शोक है। आप सोन नदी को देख लीजिए, गंगा नदी है, बहुत सारी नदियां हैं। अगर हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल के तौर पे सासाराम, डेहरी, होनसोन, जो ये सब इलाके हैं, गया वाला जो इलाका है, वहां पे सोन नदी इतने उफान में है इस समय पे कि वो अपने जो डेहरी बैराज है वो अपने जलस्तर से ऊपर बढ़ा हुआ है, पुल से मात्र 1 हाथ दूर नीचे होंगे। तो आप समझ सकते हो वो क्षेत्र, अभी कुछ दिनों पहले ही हम बता रहे कि ज्यादा समय नहीं हुआ है, बारिश हुई थी और यूनिवर्सिटीज वगैरह, रोड वगैरह में इतना ज्यादा पानी हो गया था कि टुकड़ियां करनी पड़ी थी नॉर्मल डेज में। तो सोन नदी भी एक है, सोन नदी है, गंगा नदी है, जहाँ पे आप बड़ैया, बाढ़, ये सब जो इलाका है वहां पे वो बढ़ती है। जैसे कोसी का जलस्तर बढ़ेगा, फिर वो जब डाइवर्ट होंगी तो दूसरी नदियां भी जो छोटी छोटी नदियां हैं वो ऊपर आएंगी। तो उसके कारण क्या होता है कि थोड़ा सा सरकार के लिए चैलेंज होता है कि उसको संभालना। देखिए, पानी को संभालना आप उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, बांध बना सकते हैं। और खासकर अभी सम्राट चौधरी का एक वीडियो भी आया कि वो हेलीकॉप्टर से निरीक्षण कर रहे हैं। और अभी तो जयशंकर जी ने भी वीडियो डाला है, जयशंकर जी ने, कि वो नेपाल की भी सहायता कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि मुख्य तौर पर बिहार जो है सबसे डेंस्ड कहा जाए कि वो राज्य है, जहां पर
जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रफल का अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा डेंसिटी बिहार में है। उसी बिहार में लगभग 3 जो सबसे बड़ी नदी हैं वो प्रभावित करते हैं। पहली कोसी, उसके बाद सोन और उसके बाद गंगा। ये 3 नदियां हैं। देखिए, कहा जाए कि 3 नदी हैं, जल स्रोत की पर्याप्त व्यवस्था है, पानी की समस्या नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है, जैसे ही जुलाई का महीना शुरू होता है, वहां के लोगों की टेंशन बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है। चूंकि एरिया डेंस्ड है और जब वाटर फ्लो होता है तो उसके बाद तीनों नदी अपने विकराल रूप में आ जाती है। तो उसके चलते जमीन का कटाव होता है, लोगों की फसल बर्बाद होती है, लोगों के घर बह जाते हैं। लगभग 18 से 19 पूरे के पूरे जो जिले हैं, लगभग 18 जिले इन 3 नदियों से प्रभावित होते हैं। तो आप जरा सोचिए कि व्यक्ति का घर बह जा रहा है, उसके घर का सामान बह रहा है। सरकार जो मुआवजा देती है, ये हमें ही पता है कि उतना पर्याप्त मुआवजा नहीं होता। एक बसे बसाए घर जब उजड़ता है, उसके बाद अगर कितना मुआवजा देंगे। अभी जमीनिया का बात करें ना, अभी मैंने बताया ना 100 से ऊपर घर उजड़ गए, उजड़ गए हैं। तो अब चूंकि देखिए, व्यक्ति का घर उजड़ता है जुलाई के महीने में, फिर उसको मुआवजा मिलता है, फिर वो धीरे धीरे कोशिश करता है अपने घर को बनाने का, उसकी फसल पिट जाती है। तो यहां तक आते हुए अक्टूबर नवंबर आ जाता है। अक्टूबर नवंबर तक वो अपने घर को व्यवस्थित करने की कोशिश करता है, फिर से घर का रिनोवेशन करवाता है, फिर से घर बनवाता है, फिर छप्पर ढाता है, फिर भोजन की व्यवस्था करता है, फिर वो अपनी खेती करने की कोशिश करता है। तो वो लगभग 6 महीने वो खेती कर पाता है और 6 महीने बाद फिर से बाढ़ की स्थिति बन जाती है। और कुछ ऐसी स्थिति में सर्वे रिपोर्ट है कि जो लगभग 18 गांव है, 18 जो जिले हैं, जो 18 जिले हैं बिहार के, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, वहां लोग एक ही सीजन में खेती करते हैं। अगले सीजन में वो बोलते हैं कि मेहनत कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। बारिश हुई, बाढ़ आई और वो फसल बर्बाद। और एक चीज सबसे, अभी मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि एक रिपोर्ट आई है जो इंडिया के लिए सबसे, भारत के पे बात किया जाए तो टेंशन की बात है। 1990 में एक रिपोर्ट बताती है कि 1990 में हिमाचल के क्षेत्र में लगभग 107 ग्लेशियर थे, जो आज के समय में 2024 के रिपोर्ट में आई है कि वो बढ़ के 669 हो गए। लगभग 529% वो झीलें बढ़ गई हैं, जिसमें से 88 झीलें खतरनाक है। जो खतरे का मतलब, जो 8 तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसमें 18 मीडियम पे आते हैं और उससे थोड़ा कम 26 है। जी 88 झीलें इंडिया के लिए थोड़ा सा मतलब खतरे के निशान। क्योंकि जिस तरीके की स्थिति देखिए 2013 में केदारनाथ में हुई थी, कि झील फटी थी, उसके बाद पूरा का पूरा केदारनाथ और पूरा उत्तराखंड जो है वो बिल्कुल तहस नहस हो गया था। उसी तरीके की स्थिति जो है वो तिब्बत बॉर्डर पर हुई है। उसी तरीके की स्थिति जो बनी है वो नेपाल में बनी है कि एक ग्लेशियर फूटा है, एक झील सरोवर फूटा है, वो पानी जो है वो प्रेशर के साथ पानी आया और सारी की सारी चीजों को अपने साथ बहा ले गया है। तो हाल फिलहाल में क्या स्थिति बनी हुई है, और तिब्बत, नेपाल, बिहार, इनके बीच में भी क्या कनेक्शन बना हुआ है? देखिए, हाल फिलहाल तो बाढ़ की हालात बनी हुई है। और मैंने पहले बताया था कि आपको जो रास्ते हैं ना, कोसी के आने के रास्ते जो हैं, वो नेपाल और से भी होके बिहार आते हैं। और जो बैराज हैं वो जब जलस्तर बढ़ेगा, नेपाल के जलस्तर बढ़ेंगे, तो जो ऊपर के बैराज हैं उनको खोलने पड़ेंगे। तो जब ऊपर के बैराज खुलते हैं तो नीचे जो उत्तर बिहार के जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। एक बार बताइए कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं? मैं आपको बता देता हूँ कि सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर के जो निचली क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्र वो आ जाते हैं। खगड़िया हो गया, कटिहार हो गया, ये सब क्षेत्र उस प्रभावित होते हैं। कोसी से प्रभावित क्षेत्र हैं। ये हर साल ऐसी स्थिति बनती है? हाँ, हर साल। कभी सोन नदी की वजह से बनती है, कभी कोसी की वजह से। सोन नदी की वजह से आपको ये सासाराम, डेहरी, ओमसोन, गया, ये सब औरंगाबाद वाला क्षेत्र आपका हो गया। और जैसे कि मैं आपको बताया, सासाराम में मैं रहा भी हूँ, और वहाँ पे एक दिक्कत क्या है ना, अचानक जलस्तर का बढ़ना। वहाँ पे सासाराम को मिनी कश्मीर कहा जाता है। वहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं, लगभग 2500 झीलें हैं। तो वहाँ होता क्या है कि वो झीलें आम तौर पे क्या होता है, लोग घूमने जाते हैं, बट अचानक से वहां का जलस्तर बढ़ना वो वहां के लिए सबसे खतरनाक होता है, और जो टेंशन बढ़ाता है उस क्षेत्र के लोगों के लिए। तो कुल मिलाकर ये है कि लगभग 2000 से ज्यादा लोग लापता हैं। भारतीय की अगर बात की जाए तो भारतीय नागरिक लगभग 500 से ज्यादा भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं या जिनकी जान चली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। भारत भी नेपाल को लगातार
मदद पहुंचा रहा है। आज ही कितने टन माल जो है, खाद्य सामग्री है, जनरेटर है, भोजन के पैकेट है, पानी की बोतल्स है और जो भी आवश्यकता के अनुसार जो भी दवाइयां हैं, जो सामग्री है वो पहुंचाई जा रही हैं। हम सभी प्रार्थना करें नेपाल के लिए कि नेपाल में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, जो विभत्स और कहा जाएगा जो एक विकराल रूप कोशी नदी ने लिया है और जिस तरीके से बाढ़ का स्वरूप देखने को मिल रहा है, उसके चलते अब भारत में भी बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में जो सटे हुए हैं नेपाल से, उनमें हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुत। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुत को सब्सक्राइब जरूर करें।